बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरानी वफ़्द आज पाकिस्तान आ रहा है। ईरानी वफ़्द बायलैटरल मीटिंग के लिए पाकिस्तान आएगा। इसके बाद उसने ओमान और रशिया का दौरा करना है। क्या ईरानी वफ़्द के आते ही कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हों, अमरीकी वफ़्द भी आए, जो कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जारी है और उसके नताइज भी आप देख रहे हैं। तमाम लोगों की उम्मीदें ये हैं कि इस्लामाबाद पे उन सब की नज़रें हैं, लोगों की जो इस मामले का हल चाहते हैं। दूसरा, अबनाए हुरमज़ पर हम जो एस्केलेशन एक देख रहे हैं, दो बहरी जहाज़ जो हैं ईरान के कब्ज़े में ले लिए गए अमरीका की जानिब से। जो नेवल ब्लॉकेट हुआ हुआ है, ईरानियों ने 3 शिप्स को अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो मुसलसल एक कशमकश की हालत जो है वो वहाँ पे बरकरार है। दूसरी जानिब यूएस की जानिब से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। एक तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए उन्होंने जो जंग बंदी कर दी है, दूसरी जानिब जो लेबनान सीज़ फायर है उसमें एक्सटेंशन हो गई है। फिर वो ईरान को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठें, किसी डील की तरफ आएँ। कि यूएस क्यों डील करना चाहता है ये भी आपको बताएंगे। क्या मुज़ाकरात होंगे, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, ये भी आपको बताएंगे। इस्लामाबाद लॉकडाउन के हवाले से भी बात करेंगे। पीटीआई पे भी डिस्कशन करेंगे। जो सलमान सफदर साहब की मुख्तलिफ ट्वीट्स आई हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो क्या मैसेज लेकर आए हैं, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कंदील अब्बास साहब ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। हमारे साथ तैमूर शामिल साहब शामिल हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर ग्रेप रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर कंदील साहब, राइट नाउ जो हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से एक बायलैटरल विजिट जो है वो प्लान किया गया पाकिस्तान का, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं उसके बाद उन्होंने ओमान एंड रशिया जाना है। कैन वी एक्सपेक्ट टॉक्स ऑन दिस वीकेंड? जी, इनफैक्ट ये जो ईरानी सोर्सेज बता रहे हैं वो रीजनल विजिट है, यानी उनका 3 कंट्रीज का विजिट है। ओमान और रशिया भी वो जाएंगे। और इसमें जो मेन एक चीज नजर आ रही है वो ये तासुर जाहिर करना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है इसमें शायद ईरान ताउन नहीं कर रहा, जबकि ईरान की तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा गया था कि जब पाकिस्तान के कहने पर हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दी और उसके बाद हम मुज़ाकरात में आ गए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फिर ईरान का बहरी मुहासरा कर लिया और ईरान की बंदरगाहों को बंद कर दिया। और दूसरा जो अहम तरीन चीज़ है ईरान की तरफ से आ रही है वो ये कि जब तक ट्रंप साहब ईरान को धमकियां दे रहे हैं उस वक्त तक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का कोई तुक बनती नहीं है, क्योंकि अभी भी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम ईरान का जो बहरी मुहासरा है वो जारी रखेंगे और वो $500 मिलियन जो पर डे हम उनका नुकसान करते रहेंगे। आज पीट एग्जिट ने भी बड़ा क्लियरली कहा है कि ईरान को हमारी दी हुई डील कबूल कर लेनी चाहिए, यानी वो एक डील अपनी तरफ से इम्पोज करना चाह रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है जब तक इस तरह की बातें आएंगी तो ईरान को आप टेबल पे नहीं ला सकते, इसलिए कि मुज़ाकरात का अमल जो होता है वो गिव एंड टेक का होता है, आप कुछ लें और कुछ दें। अगर ये सूरत हाल बनती है फिर तो मुज़ाकरात का इम्कान है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चूंकि ईरान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और इस खास तौर पे प्रोसेस पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और मीडिएटर के तौर पर, तो पाकिस्तान ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो। तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बायलैटरल हद तक रहेगा, लेकिन साथ साथ चूंकि खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन डेलीगेशन भी तैयारी कर रहे आने की, तो मुझे लगता नहीं कि इस विजिट में शायद मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो हम मुज़ाकरात की बात भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वहाँ पे तो एक बाकायदा नाकाबंदी भी है, ईरान ने बंद की हुई है, नेवल ब्लॉकेट है, फिर उसके आगे फिर दोनों की जानिब से जहाज़ कैप्चर किए जा रहे हैं। परसों ईरान ने 3 शिप्स कैप्चर की, उसके नतीजे में अमेरिका ने 2 ईरानी जो तेल बरदार जहाज़ हैं उनको कैप्चर कर लिया है। तो आप समझते हैं कि ये सी रूट्स पे ये डेवलपमेंट्स लगी रहेंगी? देखिए, मैं इसको थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे अ, ईरान का डेलीगेशन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से एक प्रोसेस है जो चल रहा है, बैक एंड अवे फ्रॉम दी मीडिया। कुछ चीज़ें चल रही हैं और उसके अंदर ये बातचीत हो रही है, और जो उसकी ऑप्टिकल वैल्यू है उसके ऊपर एक डिफरेंट जो है वो एक चल रहा है। जैसे आपने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर आप वैसे बात करें तो अब तक टोटल हम देखें तो तकरीबन ये क्लोज टू 7 टू 80 टू 90 के करीब अभी तक शिप्स जो है ना वो यहाँ से गुजर चुके हैं।
उसी हवाले से जो ब्लॉकेड है वो भी बड़ा लूज ब्लॉकेड है, इस तरह नहीं है कि उन्होंने जाके वहां पे अपने शिप्स खड़े कर दी और बड़ा एश्योरेंस हो रही है, ऐसा नहीं है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है वो इन टोटलिटी इस वक्त ईरान के पास है, और वो ईरान के पास रहेगा जब तक मेरे ख्याल में ये डायलॉग्स जो है ये किसी एक समय नहीं बैठते। अहमद साहब, इसमें ईरान इसमें प्लीज क्वेश्चन एक ले लीजिएगा। अब जब यूएस ये कहता है कि हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं गुजर सकता, डिस्पाइट कि हम खबरें भी ये देख रहे हैं कि तकरीबन 35 शिप्स हैं ऐसी कि ईरान की ही जिन्होंने इस नेवल ब्लॉकेट को अबूर करके वो तेल लेकर गए हैं, जो ईरान की जानिब से भी खबरें आ रही हैं। तो आप समझते हैं ये पॉस्चरिंग है और ये इन रियल में अगर देखा जाए नेवल ब्लॉकेट उस हद तक इफेक्टिव नहीं है? जी, मैं जैसे कहा ना कि ग्राउंड रियलिटीज है, एक पॉस्चरिंग है। तो ग्राउंड रियलिटी जरा मुख्तलिफ है। जैसे कल 2 शिप्स अगर अमेरिका ने इम्पाउंड किए हैं, जो उनके पर कब्जा किया है, जो कि इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास थे, तो वो डार्क शिपिंग कहलाती है, जिसका किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो टैंकर जरूर है, वो कहाँ से आ रहे थे, किधर को जा रहे हैं, कहने की बात तो है अमेरिका की तरफ से कि वो ईरान से आए थे और वो जा रहे हैं चाइना की तरफ, लेकिन ये डार्क शिपिंग के अंदर ये होता है कि वो किसी मुल्क से उनका ताल्लुक नहीं होता। तो इस तरीके से कुछ उसकी ऑप्टिकल वैल्यूज चल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा ये है कि जो बैक एंड डिप्लोमेसी है, जो पाकिस्तान जिसको लेके चल रहा है, और जो टीम आ रही है, वो भी मैं ये समझता हूँ कि वो टीम भी उसी एक उस चीज का एक हिस्सा है कि ये अभी रोल ऑन होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो बैक एंड के ऊपर जो लेबनान का और जो इजराइल की बातचीत चल रही है, तो उसमें भी 3 महीने की कल 3 हफ्ते की कल उसमें एक्सटेंशन हो गई है। तो अब ये एक्सेप्टेबल जी, तो अब ये एक्सेप्टेबल है बिकॉज वो भी इसी का पार्ट है। तो अब ये एक्सेप्टेंस में एक चीज आ रही है कि जो डिटेल्स हैं, जिनके ऊपर मैकेनिज्म्स बन रहे हैं, जिनके अंदर एश्योरेंसेस डेवलप करनी है, तो वो चूंकि टेक्निकल इश्यूज हैं, वो अपना टाइम लेंगे। टाइम लेंगे। मैं इसके बारे में इस हवाले से, मैं जब वियतनाम के साथ नाज़रीन हुआ था मुआहिदा, तो 1968 से लेकर 73 तकरीबन 5 साल लगे थे। 68 राउंड ऑफ टॉक्स थे और उसके बाद फिर किसी नतीजे में पहुंचे थे। हेनरी किसिंजर की बुक में भी बड़ी उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। कमिंग बैक टू डॉक्टर तैमूर, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, अमेरिका की जानिब से एक बात जो मुसलसल की जा रही है कि हम जो है कहते हैं कि ईरान के पास ये आखिरी मौका है, ये डील कर ले। क्यों वो कोशिश कर रहा है कि डील इम्पोज की जाए ईरान पे? क्या बेनिफिट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को हो सकते हैं अगर वो ये पीस डील सिक्योर कर लेते हैं? कंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि जो डील इंशाल्लाह जो भी जिस तरह बात हो रही है, आई होप कि ये हो जाए और पूरे खित्ते में अमन हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जो डील के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला मुल्क है, जो अमन के लिए, पीस के लिए, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की भी ये कोशिश है कि दोनों साइड्स नजदीक आए और अमन की बात करें और खित्ते में ये जो जंगो जदल है ये खत्म हो, क्योंकि खित्ते पे, अवाम पे, लोगों पे इसका बहुत नेगेटिव असर हुआ है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत जिस तरीके से हमने देखी हुई है, इसके बाद अमन की बात करने के बाद दैट इज कमेंडेबल। दूसरी बात जो आप इस तरह कह रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश है, मेरा ख्याल है दोनों साइड्स ये चाहते हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, कि इस पे गुफ्तगू हो और अमन हो। बट एट द सेम पॉइंट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अभी जो मसला है वो प्रेस्टीज का है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रेस्टीज बहुत मैटर करती है। कोई मसला किस तरीके से हल होगा, उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसको आगे कैसे लेके चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है ये बड़ा एक नाजुक टाइम है इस वक्त, बड़ा सेंसिटिव टाइम है फॉर बोथ साइड्स, दैट दे शुड कम क्लोज टू क्लोजिंग अ डील फॉर पीस। क्योंकि इस तरह चलाते रहने से अमेरिका कुछ 2 पॉइंट कर देगा, फिर ईरान 2 पॉइंट कर देगा और ये मामला आगे चलता रहेगा, ये लटकता रहेगा वगैरह वगैरह। हम नहीं चाहते, खित्ते में कोई नहीं चाहता कि ये जो इशू है ईरान और यूएस का, ये मजीद आगे जाए, मजीद लिंगर ऑन हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी दोनों साइड्स को चाहिए कि वो इसको वाइंड अप करें, जो भी उनके पॉइंट्स हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ये सारे मामला हो, इसको वाइंड अप करके अमन की तरफ जाएं और अमन की बात करें। बट मुझे ये भी महसूस होता है कि बैक चैनल्स, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हॉर्मुज़ के अलावा हैं, जिस पे दोनों साइड सोच रही हैं और शायद ईरान उस पर कुछ और मजीद शायद वक्त ले। तो द सूनर द बेटर, आई वुड से। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं,
क्या ये डील जो है वो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में रैप अप हो सकती है? अगर देखें कि डिफरेंसेस बहुत सारी चीज़ों पे मौजूद हैं, मिनरिच यूरेनियम पे बात की जाती है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान हमारे हवाले कर देगा, लेकिन फिर ईरान कहता है कि नहीं, हम मिनरिच यूरेनियम किसी भी मुल्क को देने को तैयार नहीं है, डिस्पाइट के रशिया भी कह रहा है कि आप हमारे हवाले कर दें, चाइना भी फैसिलिटेशन के लिए तैयार है। तो फिर अगर ये होता है तो अल्टीमेटली क्या सूरत हाल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? मुझे ये लगता है कि डॉक्टर कंदील साहब। जी जी। देखिए, अभी आपने जो इशारा किया ना कि वियतनाम में 68 से 73 तक 5 साल लगे, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो फाइनल एग्रीमेंट होना है, डील का वर्ड तो अमेरिका यूज कर रहा है, मैं कहूँगा फाइनल जो एग्रीमेंट होना उसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जो आपस में इनकी पेचीदगी है ताल्लुकात की, वो एक आध दो मीटिंग्स में होने का चांस नहीं है। अभी एक एमओयू जरूर साइन हो सकता है 2-3 राउंड्स के अंदर जाके, लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट होगा, जब टेक्निकल टीम्स आपस में बैठ के उनकी टेक्निकलिटीज डिस्कस करेंगी, उसमें काफी टाइम लगेगा। इसलिए कि जो 15 पॉइंट्स अमेरिका ने दिए हैं और जो 10 पॉइंट्स ईरान ने दिए हैं, वो कोई सिंपल किस्म के नहीं है कि उस पर एक राउंड में बैठ के बात हो सके। अब खासतौर पे जब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो यूरेनियम की बात अमेरिका कर रहा है, उसमें आप ये देखें कि ईरान की तरफ से बड़ा क्लियर कहा गया कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, हम इसको मिलिट्री ग्रेड पर नहीं लेके जाना चाहते। और फिर आईएईए के जो रिपोर्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो ये है कि ईरान का प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, एनपीटी का सिग्नेटरी है ईरान। तो ये सारी चीजें जब तयशुदा हैं, तो आप बार बार अगर ये कहेंगे कि हम ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे, वो कहते हैं ही नहीं भाई, हम बनाना ही नहीं चाहते। लेकिन आप जब उन पे इम्पोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो एनपीटी के रूल्स हैं, यानी 3.67% जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, वो इंटरनेशनल लॉ उनको ये राइट दे रहा है। तो आप कहते हैं कि हम उसको जीरो पे लाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत शदीद किस्म की पेचीदगी है। और फिर ट्रंप साहब ने खुद कह दिया कि जी 440 किलो जो उनके पास केजी पड़ा हुआ है 60% एनरिच्ड यूरेनियम, वो हमें देने को तैयार हो गया, जबकि ईरान के किसी सोर्स से ऐसी कोई बात नहीं आई। तो ये पेचीदगियां, यानी एक एक इशू पे आप देखें। और फिर खास तौर पर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन बन रहा है कि अमेरिका ये जंग इसराइल की लड़ रहा है, अमेरिका की जंग नहीं है ये। क्योंकि इससे पहले जॉन केरी ने अभी 3 दिन पहले देखे एक इंटरव्यू में बड़ा क्लियर कहा कि इससे पहले इसराइल ने 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को राजी करने की कोशिश की कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करें, जिसमें ओबामा थे, जिसमें बुश थे और जिसमें जो बाइडन थे। लेकिन उनमें से किसी ने उनकी बात नहीं मानी, और ट्रंप ने ये बात मानी और जाके जब अटैक किया है, तो ईरान ने क्लियर कहा था कि जंग अगर आप शुरू करेंगे तो उसका इख्तिताम हम करेंगे, वो फैसला हम करेंगे। और बिल्कुल वो इसको साबित भी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के पास जंग तो शुरू कर दी उन्होंने इसराइल के काबिल के, लेकिन जंग को कंक्लूड करने का कोई फार्मूला नहीं नजर आ रहा उनके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जंग जो है वो किसी वन वे से खत्म नहीं होगी, दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा। डॉक्टर कंदील साहब, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं। अहमद साहब, जो बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ हैं, उनको टारगेट करने का अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि आप इनको टारगेट करें। वो बारूदी सुरंगें बिछा देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से गुज़र नहीं होता। तो आप समझते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे हमारे जो आप कह सकते हैं कि समंदर के अंदर कोई ऐसी एस्केलेशन हो सकती है जो कि दोबारा से एक पोटेंशियल थ्रेट हो, दोनों ममालिक को आमने सामने लाकर खड़ा कर दे और हमले शुरू हो जाएं? जी, जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये जो बातें हो रही हैं, इसके एक डोमेस्टिक ऑडियंस है और एक उसकी ग्राउंड रियलिटीज है। तो ग्राउंड रियलिटीज में तो ये है कि देखिए, जो अगर माइनिंग हुई हुई है, जैसा कि ईरान ने डिक्लेयर किया है, तो माइनिंग को जो साफ करने का अमल है बड़ा पेचीदा होता है। और पेंटागन की जो कल की ब्रीफिंग है, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट को बताया गया है कि वो तकरीबन 4 से 6 महीने का होगा। तो ये कहना कि जी हमने उनको ऑर्डर कर दिया वो जाके वहां से उन कश्तियों को मारे, तो माइनिंग तो पहले हुई हुई है, अभी तो माइनिंग कर ही नहीं रहे वो। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि आपने जब माइनिंग को डी माइनिंग करना है या माइन स्वीपिंग करना है, तो उसके लिए आपको उस एरिया का टोटल कंट्रोल चाहिए या आपको हालत अमन में जाना पड़ेगा। तो वो दोनों कंडीशंस तो है नहीं। तो उस हवाले से इस बात को कहना, इसकी मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल वैल्यू है नहीं है। तो अभी जो है माइनिंग हुई हुई है और वो टोटल कंट्रोल इस वक्त
स्टेट ऑफ हुर्मुज का जो है वो ईरान के पास है। जो दरमियान में जहाज से शिप्स जो है ट्रांजिट पैसेज करते थे पहले, वो सारा एरिया माइन कर दिया गया है। अब जो ट्रांजिट पैसेज का जो चैनल है वो ईरान ने अपने इलाके में बनाया है, जो उसका टेरिटोरियल वाटर है। और 12 उसका नॉटिकल माइल्स जो होता है। केशम आइलैंड है, जी जी, विद इन दैट। और अब कोई भी शिप जो आ रहा है वो जा रहा है, उनका जो केशम आइलैंड है उसके करीब से गुजरते हैं, वो वहां पे बनाई है, और उसके ऊपर हर शिप के आने और जाने के ऊपर जो है IRGC की अपनी नजर है। ठीक ठीक। डॉक्टर तैमूर साहब, आप क्या समझते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल प्रेशर इनसाइड अमेरिका, जो कि मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, डेमोक्रेट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इवन वो तो अब मैं यहाँ तक सुन रहा था मुख्तलिफ ख़बरों में कि उन्होंने सब्सिडाइज रेट पे इसराइल को असला देने के हवाले से भी अपनी आवाज़ उठाई है। एंड सेकेंडली, इकनॉमिक टर्म्स में अगर देखें तो US को कितना नुकसान हो रहा है, आम आदमी की बात करें, वहाँ पे कीमतों में क्या रद्द-ओ-बदल आप देख रहे हैं? काफी है। इन्फ्लेशन बहुत सारी चीजों में आई है, डिसरप्शन आई है, वो तो बात ठीक है। दूसरा ये भी है, आपने बात ही की और डॉक्टर कंदील ने भी, कि US के अंदर भी इस जंग के हवाले से सपोर्ट ना होने के बराबर है। बिल्कुल सपोर्ट नहीं है और काफी क्रिटिसिज्म भी है। एट द सेम टाइम आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया, जो कि एक अच्छी बात है, कि ये जंग ना आगे चल सकती है, ना इसको चलाना चाहिए। और ये जो भी टॉक्स हो रही हैं, जो फॉरेन इसको पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक टाइम पे समझकर इनिशिएटिव लिया है, कि साथ ही उन्होंने टॉक्स की बात की है कि जी ईरान और अमेरिका का जो है इसको मसले को हल करवाया जाए और आगे चला जाए। दिस इज वेरी, आई वुड से, एक्सीलेंट इनिशिएटिव बाय पाकिस्तान। और उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने ठीक रीड किया है ईरान को भी और अमेरिका को भी। इनकी एपेटाइट नहीं है वॉर की। जो अमेरिका समझ रहा था कि जी इसको डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के ये जंग आगे चलेगी, हम इस तरह जो उन्होंने पहले किया वो करेंगे और आगे चल पड़ेगी बात, वो तो नहीं हुआ और ना इस तरह होना है। तो ये रियलाइजेशन तो अमेरिका में आ चुकी है। और मैं काफी अरसे से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। ये जो अब जिस नहज पे पहुंच गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री ऑफ ईरान एंड US रिलेशंस में, आई वुड से, और कि अमेरिका ने रियलाइज किया है कि देयर आर लिमिटेशंस टू मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान, या खित्ते में कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को रियलाइज किया है। और अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान ने बड़ा कमेंडेबल इस पे काम किया है। बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब आपका, जिसमें आप कहते हैं कि उन्होंने वो अपनी उस स्ट्रेंथ को रियलाइज किया है। जैसे अब ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही थी, खैर आइलैंड पे वो उतार सकते हैं या नहीं, इनरिच यूरेनियम के लिए क्या वहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स भेजना मुमकिन है या नहीं। फिर हम स्टडी ये बताती है कि ग्राउंड ट्रूप्स के बगैर आप एरियल बॉम्बिंग करते रहेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। डॉक्टर कंदील, आपकी जानिब बढ़ूंगा। अब इस सारे मामले को अगर देखें हम पर्टिकुलरली विद द लेंस ऑफ चाइना, तो आप क्या समझते हैं? चाइना की जानिब से ऑफ़र तो की गई, कहा गया कि आपने अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने हैं, हम इस खित्ते में जंग नहीं चाहते, लेकिन वो एक्टिव रोल जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना अदा करेगा, या फिर उसका अगर जहाज़ रुका या फिर नेवल ब्लॉकेट हुआ तो चाइना जंप इन कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। तो वो एक्टिवनेस या एग्रेसिवनेस क्यों नहीं वो नज़र आई हमें? देखिए, ये तो डिपेंड करता है चाइना के जो बेसिक फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें उन्होंने जो एक्टिव मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करते। पिछले काफी अरसे से उन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई है और आइंदा भी यही रखना चाह रहे हैं। जब तक डायरेक्टली चाइना का अपनी मेन लैंड अगर अटैक नहीं होती या अपने उनके नेशनल इंटरेस्ट अटैक नहीं होते। तो दूसरी बात यह है कि बाज लोगों का ख्याल है कि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ साथ चाइना को भी अमेरिका खास तौर पे टारगेट कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला का जो अटैक किया था उसके बाद ईरान पे किया। दोनों तरफ से जो मेजर ऑयल की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी उसमें चाइना उसमें मेन स्टेक होल्डर था और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट चाइना के लिए जा रहा है। अभी स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने के लिए भी जो अमेरिका ने बंद किया हुआ है उसमें मेनली जो चाइना शिप्स जा रही हैं या वहां से आ रही हैं उन्हीं को वो रोक रहे हैं। तो इसमें अभी इसी वजह से चाइना ने एक मैसेज कन्वे किया है ट्रंप साहब को कि जो मार्च में विजिट होना था ट्रंप साहब का वो कैंसिल हुआ था और फिर अब 14 मई को होना है वो। तो चाइना ने ये कहा कि अगर आप चाइना आ रहे हैं 14 मई को तो इससे पहले पहले ये मिडिल ईस्ट के इश्यूज कंक्लूड करके आए
ताकि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हम किसी नए इशू पे बात कर सकें, अदरवाइज हमें उन इशू पे बात करनी पड़ेगी। और खासतौर पे अभी चाइनीज सोर्सेज ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि 14 मई को जब वो चाइना है तो वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी एक डील करें, जो चाइना उसमें मेडिएट कर सकता है, लेकिन वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि वो इशू रिजॉल्व करते हैं या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाइना और ईरान से ज्यादा 3-4 इंटरनल डोमेस्टिकली इश्यूज हैं। एक तो ये कि अभी 60 डेज पूरे होने वाले हैं 28 अप्रैल को, और ये 60 डेज जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो किसी वार को खुद से कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर शुरू कर सकता है, लेकिन विद इन 60 डेज उसको अप्रूवल लेना होती है। तो अगर वो नहीं लेते तो इम्पीचमेंट की तरफ जा सकते हैं, और इम्पीचमेंट के लिए रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी तैयार खड़े हैं। और सोसाइटल लेवल पे आप देखें कि मार्च हुए हैं वो, यानी लेस देन 30% पॉपुलैरिटी ट्रम्प साहब की आ गई है। और तीसरी बात फिर आगे जो पूरी रिपब्लिकन पार्टी को नजर आ रही है वो नवंबर के इलेक्शंस हैं, कि जिसमें अभी सेटबैक शदीद किस्म का होगा। तो ये सारी चीजें मिला के देखें तो अभी ट्रंप साहब को इस जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। इसी तरह नेतन्याहू के लिए भी वहां पे यही इशू है कि एंटी वार वहां पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं बड़ी शदीद किस्म के। तो दोनों इस वजह से एक बंद गली में फंसे नजर आ रहे हैं। मैं अहमद साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। सुएज कैनाल को देखें, पनामा कैनाल को देखें, वहां पे जो है टैक्सेशन है। अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ पे टैक्सेशन की बात कर रहा है और कह रहा है कि ओमान के साथ मिलकर कोई मैकेनिज्म डेवलप करेगा, क्या ये सेफ एंड फ्री पैसेज होगा या फिर इस पर टैक्सेशन होगी? टैक्सेशन नहीं तो किसी इंश्योरेंस का नाम दिया जा सकता है उसको। मुज़ाकरात में ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, आपकी क्या राय है इसमें? जी, इसको पहले हम थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकल या लीगल वे ये है कि इस तरह की जितनी भी वाटरवेज हैं जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को मिलाती हैं, जिनको स्ट्रेट्स कहते हैं, वो नेचुरल हैं। तो अंडर यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ कन्वेंशन जो है उसमें ये वाटरवेज जो है ये तकरीबन 200 से ज्यादा के करीब हैं, और वो सब की सब फ्री है, और उसके अंदर जो ट्रेड आती है या जाती है उसके ऊपर कोई फी नहीं ली जाती। मार्जिनल होती है जो कि मेंटेनेंस के हवाले से होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होती। दूसरे वाटरवेज जैसे आपने बात की, कैनाल जो ये चूंकि मैन मेड होती है और इसमें चूंकि इन्वेस्टमेंट होती है, तो दोनों ही या तीनों आप देख लें कि जो पनामा कैनाल है या स्विस कैनाल है या एक केल कैनाल भी है नॉर्थ में, तो इन सब के अंदर उसकी फी ली जाती है। तो अब टेक्निकली तो जब ये फाइनल डिटेल्स फाइनल होंगी तो उसमें ईरान को भी पता है कि इसको खोलना पड़ेगा और इसके ऊपर फी नहीं लेंगे, और जो कि इंटरनेशनल रूल है। लेकिन ईरान क्यों फी की बात करता है? वो लिंकअप करता है इसको अपनी वॉर रिपेरेशन चार्जेस के साथ, कि अगर जो मेरा नुकसान हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका ने उनकी इंडस्ट्री को, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स को, उनकी रोड्स को, रेल्स को और बिल्डिंग्स को उसने टारगेट किया है, तो वो वार रिपेरेशन चार्जेस का पॉइंट चूंकि इन 10 पॉइंट्स में है, तो वो इसके साथ लिंकअप करता है। और साथ ही साथ आप देखें कि वो अपनी बात करता है कि मेरे जितने भी असासे मुंजमद हैं उनको भी आप वागुजार करें। तो बेसिकली जो ईरान है वो इट्स स्टार्विंग आउट मनी फॉर डेवलपमेंट। तो अगर वो किसी और मैकेनिज्म के तहत मिल जाते हैं तो फिर शायद इसके ऊपर ये जो फी वाली बात ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर ये जब तक उनको ये कुछ अरसे के लिए माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि हो, जब तक वो अपना जो मुआवजा है जो कि अमरीकी जंग के दौरान वो हुआ है। खैर इस पर ये तो आगे टॉक्स चलेंगी तो पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तैमूर साहब, आपसे आखिरी सवाल करूंगा। राइट नाउ हम इम्पीचमेंट की बात करें, जिस तरह से 60 डेज कह रहे थे, एक तो कांग्रेस से इजाज़त लेनी ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू वॉर, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन एपेक फ्यूरी की बात करें तो वो प्रेसिडेंशियल पावर के अंडर आता है। अगर हम डेमोक्रेट्स के प्रेशर को भी देखें, पिछली दो इम्पीचमेंट मोशंस को भी देखें जो ट्रंप की पहले उसमें चली थी, कि कितना प्रेशर बनता है वाइट हाउस पे जिसकी वजह से वो पॉलिसी में अपनी कोई तब्दीली करें, अपने उन मकासद में तब्दीली करें जो उन्होंने जिनको सामने रखते हुए ये ऑपरेशन या ये जंग स्टार्ट किया। कंबर, मेरा ये ख्याल है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स तो बहुत होती है, टू बी ऑनेस्ट। जब उन्होंने कोई काम करना हो, जंगें करनी हो, ये कोई पहली जंग तो नहीं है। पहले भी तारीख में कई जंगें अमेरिकन प्रेसिडेंट से शुरू की हैं और उनसे खत्म नहीं हुई हो, वो चलती भी रही हैं, 20-20 साल चलती रही हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ वे अराउंड, आई वुड से।
वो मुझे लगता है प्रेशर होता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन जब किसी ने कुछ करना होता है प्रेसिडेंट ने, तो वो कर भी लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है वो मैनेज भी हो जाती है एट टाइम्स। इट माइट बी अ प्रॉब्लम, इट माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, बट वी हैव टू सी कि अभी कैसे चलेगा ये ट्रम्प के लिए फ्यूचर में, जो इम्पीचमेंट वाला मामला है या बाकी जो सारे इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है उससे ज्यादा जो रिपब्लिकन्स और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिस चीज पे फोकस्ड है वो ये है कि इस चीज को, इस जंग को रैप अप कैसे किया जाए। और उनकी अब ये इज्जत का मसला है, क्योंकि ईरान में वो जो चाहते थे वो तो नहीं हुआ, तो अब इसको वाइंड अप किस तरह करना है, किस अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप किया जाए और तबाही भी ना हो, अमेरिका की ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रेस्टीज जो है वो बरकरार रहे, और ईरान भी जो है वो किसी मौके पे आके इस पे बात कर ले और ये सारा मसला हल हो जाए। तो वो इस तरफ देख रहे हैं कि वो इसको कैसे आगे लेके चलना है। डोमेस्टिकली मुझे नहीं Trump administration के लिए, this is my personal view, it might be wrong, but I don't see a big issue coming up for Trump administration at the moment. It might be, लेकिन वो चाहते ये हैं कि ये जो जंग उन्होंने शुरू की थी, जो उनको गलती का एहसास हो गया, इसको वो वाइंड अप करना चाह रहे हैं as soon as possible. थैंक यू वेरी मच। आप 30 मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक है। डॉक्टर बाबर अवान हमें ज्वाइन करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बाबर साहब, व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक इश्यूज जिसमें पीटीआई की पॉलिटिक्स सबसे पहले आती है, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने तरदीद की। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए। इससे कबल ये खबरें चल रही थी कि आप लोग असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे या इमरान खान साहब की जानिब से ऐसी हदायत आई हैं। दूसरा, उन्होंने ये इस बात की भी तरदीद की कि जो लीगल टीम है उससे वो नाखुश हैं, जो कि सलमान सफदर से जोड़कर ये खबर दी जा रही थी। अब उनकी जानिब से तरदीद कर दी गई है। तो बड़ा तजब्जुब होता है कि सच्चाई क्या है, इमरान खान साहब कह क्या रहे हैं। सलमान सफदर की जानिब से एक मंसूब करके कोई खबर आती है, उसकी तरदीद फ़ौरन आ जाती है। क्या आप समझते हैं कि इसमें व्हाट एक्चुअली इमरान खान वांट्स राइट नाउ? थैंक यू वेरी मच कमर। ये कोई बड़ा, आपने कहा बड़ा मसला ये है कौम का, ये बड़ा मसला कौम का नहीं है। इसलिए कि जो पीटीआई है वो इमरान खान है, और इमरान खान जो पीटीआई है, किसी वकील की वजह से ना पीटीआई में कोई आएगा और ना किसी वकील की वजह से कोई अपनी पोजीशन बदलेगा। इसलिए इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। जो असल मसाइल हैं पाकिस्तान को दरपेश, उसके लिए मैं बैठा हूँ। सबसे पहला मसला शहर इक़्तिदार का है। मुझे आप ये बताएं कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा का जब इजलास होता है, सारी दुनिया के सरबराहान वहाँ पे जाते हैं, कोई शहर लॉकडाउन होता है? जब ब्रिक्स का इजलास होता है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जाते हैं प्रेसिडेंट्स, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स जाते हैं, क्या वो शहर लॉकडाउन होता है? इसी तरह से जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में लोग जाते हैं, पूरा यूरोप इकट्ठा होता है वहाँ, तो उसमें भी कोई लॉकडाउन होता है? एक महीने में 2 लॉकडाउन, एक लॉकडाउन तकरीबन 6 दिन चला, दूसरे को अब सुबह थोड़ी देर बाद 8वां दिन शुरू होने वाला है। ना सुप्रीम कोर्ट को और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और ना ही लाहौर हाई कोर्ट को जो केस था हमारे ज़माने वाला फैज़ाबाद धरना केस नहीं याद आया कि लोगों के हकूक़ हैं इसलिए आप लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते। जलसा करने की बात करते थे तब भी, अब भी वही है कि जी आप बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी तो पाकिस्तान की जो ट्रैंक्विलिटी है वो ख़तरे में आ जाएगी और उसकी पता नहीं और क्या हो जाएगा। पहला मसला इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का ये है कि इस तरह से लगता है कि अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को और पाकिस्तान के वकीलों को मैं कॉल दूं, उनको कहूं कि जी चलिए हम खुद ट्रम्प साहब से बात करते हैं कि मेहरबानी करके हुरमुज़ तो आपसे ना खुला है ना खुलेगा, आप खुलवा दीजिए ज़रा पिंडी इस्लामाबाद का रास्ता हमसे। दिस इज द फर्स्ट इशू। वाई आई से दिस इज द फर्स्ट इशू, इसलिए कि पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में जो 2.25 मिलियन लोग रहते हैं उनमें से बेशुमार लोग दिहाड़ीदार हैं, उनमें से बेशुमार लोग दिन को काम करते हैं, शाम को उनको रोटी मिलती है, फिर कम्यूट करते हैं वो पिंडी इस्लामाबाद के दौरान। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, सारी ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद कर दी गई है। एक एक सड़क की आर्टरी के ऊपर आप रवात से शुरू करें तो 12-15 नाके आपको मिलते हैं। आप तरनौल से शुरू करें, अब तो अल्लाह के फजलो करम से तरनौल
कि किसी चौक को हुरमूज कहने के ऊपर एक पर्चा हो गया, वहां की पुलिस ने कर दिया। ये दूसरा मसला है। तीसरा ये है, पाकिस्तान के लोगों का मसला महंगाई है, उनका मसला बदअमनी है, उनका मसला वो 1800 ख्वातीन और बेटियां हैं पाकिस्तान की जो एक लेडी चीफ मिनिस्टर के होते हुए 1 साल 1.5 साल में उठाई गई हैं और उसकी रिपोर्ट जाती है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। ये वो मसाइल हैं जिनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाकी सारे ड्रामे लगाए जाते हैं। इसलिए इन ड्रामों की कोई औकात नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। सीधा सीधा कैदी नंबर 804 है, वो डटा हुआ है, वो अपने फैसले जब बाहर निकलेंगे तो खुद करेंगे। ये जो आर्जी ओहदेदार हैं, इनके दरमियान अगर कोई किसी जगह कोई स्पैट होती है या कोई दूसरी बात होती है तो उस पर मैंने ना पहले कभी को कमेंट किया, ना अब मैं करूँ। सर, आर्जी ओहदेदार कुछ कर भी तो नहीं पा रहे, ना वो प्रेशर बन रहा है कि आप लोगों की बात सुनी जाए, ना ही फिर एहतजाज और जलसे जलूस हो रहे हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू करना है, फिर वो भी मुख्तलिफ जो है बयानात तो ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन उसके रिजल्ट तो कुछ नहीं है। पार्शली मैं आपसे एग्री करता हूं कि रिजल्ट्स कुछ नहीं है। मैंने आपके शो में ही कहा था कि मैं ऐसी असेंबलियों में, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं बैठने का हामी नहीं हूं जिनको वोट तो और जिनको टिकट तो इसलिए दिया गया था कि वो इमरान खान को रिलीज करवाएंगे, और अगर वो नहीं कर सकते तो वहां बैठने का क्या फायदा है। और ये जो बातें हैं ना, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं अंदर मौजूद ही था कि अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन 2 चीज़ों पे बड़ा क्लैरिटी के साथ इमरान खान कह चुके हैं। एक ये था कि पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाए, और दूसरा ये है कि वो बेफैज असेंबलियों में बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये मैं दोबारा अपनी तरफ से दोहरा रहा हूँ। और इसके ऊपर उनकी क्या ओपिनियन है, मैं तो चूंकि उस मुलाकात में और कोई भी नहीं था सिवाय एक अदालत के अमाइकस जो वकील साहब थे उनके अलावा, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। और अगला जो इशू है वो ये है कि ये मत सोच के आप बात करें कि हम अमेरिका की कोई रियासत हैं जिसके अंदर 3100 मुकामात के ऊपर, यानी 50 रियासतों में 3100 जगहों के ऊपर लोग बाहर निकलेंगे, नो किंग का नारा लगाएंगे, जो अब किंग बना हुआ है उनके जो सदर ट्रंप साहब हैं वो, और वहाँ जुलूस निकालेंगे। यहाँ तो आपको पता है कि जब एक बड़ा सानिया हुआ था ईरान के ऊपर, बमबारी शुरू हुई, उसके बाद जो लोग बाहर निकले उनके साथ क्या हुआ था, वो रेमंड डेविस कराची में फिर दोहराया गया। तो इसलिए हम एक ऐसी रियासत के बासी हैं जो बेदस्तूर और बेआइन रियासत बना दी गई है। इसके अंदर शहरियों के लिए कोई हुकूक नहीं है। इसके अंदर उनके लिए हुकूक हैं जिनको हमें मशवरा ये दिया जाता है कि आप अगर 2 बंदे मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं तो आपके पेट्रोल की कीमत आधी हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर 4 वजीर बैठ जाएं एक कार में तो वो 1/4 हो जाएगी, फिर अगर 5 मुशीर बैठ जाएं दूसरी कार में तो वो 1/5 हो जाएगी, और अगर 6 स्पेशल असिस्टेंट बैठ जाएं तो वो और प्राइस नीचे आएगी, लेकिन आएगी नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान में 2 चीज़ों की लूट सेल लगी हुई। एक मुफ्त के पेट्रोल की, आप निकालें आप हैरान हो जाएंगे कितना पेट्रोल मुफ्त जाता है, करोड़ों लीटर। और दूसरा जो मुफ्त की बिजली दी जाती है मुख्तलिफ महकमों को, मुख्तलिफ बहाने से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ सब्सिडीज़ के नाम के ऊपर भी दी जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान के इशू और हैं, और इस वक्त जो कंट्रोल्ड डिस्कोर्स चलाने की कोशिश की जा रही है जिसको बयानिया कहते हैं, वो ऐसा मरीज है जिसके अंदर कोई जान नहीं। लेकिन बाबर साहब, इसी में अगर मैं आपकी बात में ऐड करूं, आपने कहा कि पाकिस्तान की रियासत चूंकि वो एहतजाज का हक नहीं देती और ना ही कानून के तहत तो ये राइट्स हमारे हैं, जब हम निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ और होता है। आप लोग भी तो यूनिफाई नहीं होते ना। अब देखें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो गए, महमूद अचकज़ई साहब हो गए, ये क्यों नहीं अब जलसों में शिरकत कर रहे? ये तो आप लोगों के, बल्कि ये तो बने ही आप लोगों के उनसे हैं, कंसेंट से हैं। पीटीआई इमरान खान साहब ने जब तक इनके सर पर हाथ नहीं रखा तब तक ये अपोजिशन लीडर नहीं बन सके। तो ये क्यों आपसे जुदा हो गई? पार्टी क्यों नहीं उस तरह से चल रही जैसा कि चलने का राइट नाउ हक है, या फिर कोई आपकी ऐसी मूवमेंट हो जिसको हम कहें कि वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है? देखें, पार्टी तो इस तरह चली है जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में कोई पार्टी नहीं चली। 3.5 साल में जितने लोग शहीद हुए, जितने लोग गिरफ्तार हुए, जिनको MTCs ने सजाएं की, जिनको ATCs ने सजाएं की, 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ वो कुछ हुआ है जो नाकाबिले बयान है।
इसलिए इस पे आप एक कमीशन बनाए ना, इंडिपेंडेंट कमीशन, आप जैसा कोई इंडिपेंडेंट साफी भी हो जाए और कोई सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट जज भी उसमें बैठ जाए तो सारी हकीकत खुल के आ जाएगी। सो ये वाकयाती तौर पे दुरुस्त नहीं है ये बात, जो ये तासुर है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि जो आर्जी अहदेदार हैं उनसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो पार्टी के अंदर भी इस पर गुफ्तगू होती है और बड़ी खुल के गुफ्तगू होती है। मैंने पहले कहा कि मैं पार्शली इससे एग्री करता हूँ कि असम्बलियाँ अगर बेफैज़ हैं तो उन असम्बलियों में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसमें से सिर्फ किसी के लिए मराहत निकलेंगी, सिर्फ किसी के लिए सहूलतें निकलेंगी, प्रोटोकॉल निकलेगा थोड़ा बहुत, और वो VIP समझेगा अपने आप को। और अगर इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर वही जिद्दोजहद करनी चाहिए जो अलीमा खान करती हैं, बाहर निकल के उनकी बहनें करती हैं, और हर मंगल को वो जाके कोशिश करती हैं। लेकिन वो हर मंगल को बेचारी 3 से 4 खवातीन बैठी होती हैं, पार्टी का कोई फर्ज जो है उनके साथ शामिल नहीं होता, और 3 से 4 जो वो बैठी होती हैं वो कुछ कारकुनान होते हैं। इस तरह नहीं मैं तबसरा कर सकता, ये आपकी राय है, ये आपकी राय है। सैकड़ों लोग नहीं बल्कि सैकड़ों से ज्यादा आने की कोशिश करते हैं, और आप किसी दिन चलें ना मेरे साथ, जिस दिन मेरा नाम होगा लिस्ट में वकीलों की, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से नाके और किस तरह रोकते हैं, और वो कहते क्या क्या हैं। मैं 2 दिन पहले मैं गया था तो वो क्या कहते हैं कि आगे से कि किसने क्या कहा है वो मैं यहाँ नहीं कह सकता। एक दूसरा इसका पहलू जो है वो ये है कि जो आपने कहा कि दोनों अपोजिशन लीडर वो इमरान खान के नॉमिनेटेड हैं, लेकिन वो इस वक्त क्यों साथ नहीं निकल रहे, तो इनके ऊपर तो रिजर्वेशंस उनकी हैं, वो सबको पता है, मुझे भी पता है रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो दूर करने की जिम्मेदारी भी जो आर्जी ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी है। और मेरी बात गौहर से हुई थी स्पेशली, तो आई थिंक जो पार्लियामेंट्री पार्टी है दैट इज ऑन इट। और गौहर साहब ने इसमें कोई यकीन दहानी कराई, जिसकी गौहर साहब बात करते हैं कि हम बैकडोर पे हुकूमत से कर रहे हैं, वो फ्रंट पे भी मुज़ाकरात आ जाएंगे और आप देखेंगे रिलीफ। वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि इमरान खान साहब बस बाहर आने के करीब हैं। आपके सामने जो बैठे हुए हैं उन्हीं से बात करें, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने तो कभी नहीं कहा लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि वो ज़रूर बाहर आएंगे। मैं ये भी ज़रूर कहता हूं कि सदा बादशाही अल्लाह की है। मैं ये ज़रूर कहता हूं कि सारी कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, इंसान के पास कुछ नहीं है। जिनको ये गलत फहमी हो, कोई और हो सकते हैं, हम नहीं हैं। और इमरान खान किसी डील उसके ज़रिए से बाहर नहीं आएंगे। जाके कोई दरवाज़ा खोलेगा तो वो अंदर से बंद कर देंगे। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ और 1996 से जानता हूँ, वो इस तरह से बाहर आने वाला नहीं है। और यही बात जो मैंने कही है, उनके बेटे कहते हैं कि वो अपने वालिद को जानते हैं अच्छी तरह से, और वो किसी गलत रास्ते से बाहर आने को तरजीह देंगे कि वो जेल में बैठे रहें। डॉक्टर साहब, और जेल में बैठा हुआ सख्त तरीन कैद में जो सख्त तरीन कैदी है, वो सबसे बड़ा फैसला साज है। आज आप इलेक्शन करा लेना किसी एक हल्के का और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन लगाएं, आपको पता लगेगा कि परसेंटेज जो 65-80% के दरमियान थी, अब वो किधर है उसकी सपोर्ट के हक में। अब आप कम अल्फाज में बहुत सारी बातों को कवर कर जाते हैं। मेरे अगले सवाल जो है उनको भी एड्रेस कर देते हैं। लास्टली मुझे ये बताइएगा, बुशरा बीवी का ऑपरेशन हुआ आँख का, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उनको हस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, डायरेक्टली वो जेल गई। जब हुकूमत के लोगों से हमारी इसमें बातचीत हुई तो हुकूमत के लोगों का ये कहना था कि जेल मैनुअल के तहत अगर कोई शख्स जो है वो सेंसेस में है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको फैमिली को बुलाया जाए या फिर उसको अस्पताल में रखा जाए। उनका एक रूटीन का प्रोसीजर था जिसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया। योर टेक्स है। माई टेक इज़, मुझे ये बताएं कि जिसको इसी हॉस्पिटल से कैंसर का सर्टिफिकेट मिला था, क्या उसको कैंसर निकला? आंसर इज़ नो। वो फॉर्म 47 से अब बेशर्मी के साथ हाल उठा के लोग बैठे हुए हैं कि मैं अल्लाह को आदर नादर जान के कहता हूँ कि मैं जीता हूँ अन्य फलानी से। आ रहे हुए हो भाई। दूसरा मुझे ये बताएं कि जिसके प्लेटलेट्स थे कभी ऊपर कभी नीचे, उनके दरमियान हॉकी मैच हो रहा था, उसके प्लेटलेट्स कभी बाहर निकलने के बाद दोबारा ख़राब हुए? आंसर वुड बी नो। ये तो जेन्युइन बीमारियां हैं जिनका हम तो ऐलान नहीं कर सकते, ना आपको पता लग सकता है। ये तो जेल के अंदर जालिमाना तरीके से, बेईमाना तरीके से, बेरहमाना तरीके से और बेशर्माना तरीके से उनका इलाज छुपा हुआ करवाते हैं। डरते हैं सिर्फ इस बात से। किसी ज़माने में एक बहुत इनकलाबी शायर था, नौजवान, उसने कहा था कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। ये खातून है, इसने क्या कर लेना है किसी का? ये गैर सियासी कानून खातून है। और
कानून की नज़र में जब कोई बीमार होता है तो उसकी मर्जी के डॉक्टर से उसके मर्ज के मुताबिक उसका इलाज करवाया जाता है। तो ये खुफिया तरीके से खामन को तो लाते थे। अब ये जो खवातीन से भी पंजाब में जो सलूक हो रहा है वो बहुत नाम लेते हैं ना, कहते हैं कि जी जनरल एडवायर ने बड़ा कुछ किया था, और उसके बाद कहते हैं उससे पहले महाराजा रंजीत सिंह ने बड़ा कुछ किया था, उससे पहले कहते हैं जो नॉर्थ से आते थे हमलावर वो भी बड़ा कुछ करते थे। इतना कुछ किसी ने नहीं किया। यानी एक बेटी है, एक ऐसी खातून है जिसके अपने बच्चे हैं, एक ऐसी खातून है जिसका अपना मियाँ है, उसका इलाज करते हैं। पोस्ट ऑप जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं उनमें से ख़वातीन की बॉडी बड़ी डेलिकेट होती है। हम सारे एक कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको किसी न किसी माँ ने जन्म ना दिया हो। ये अपनी माँओं से ही, बहनों से ही पूछ लें कि क्या किसी का इस तरह का इलाज करने के बाद उसको अदालत के ज़रिए से या किसी और एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से ले जाके बंद किया जा सकता है। जब तक उसकी पोस्ट प्रोसीजर, ये ऑपरेशन ही होते हैं ना, आंख के अंदर कोई 1.5 गज का ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, या किसी के दांत के अंदर 2 गज का ऑपरेशन। वो तो नवाज शरीफ के 6 उसको हार्ट के ओपन हार्ट सर्जरीज हो गई। हमने तीसरी पे कोई बचता हुआ नहीं सुना आज तक मेडिकल साइंस से। इसलिए ये जो कुछ भी कहते हैं ये देखें ना, बुनियाद झूठ पे है ना। सारे ये जो निज़ाम है ये झूठा निज़ाम है ना। आपका फैसला, जो कौम थी उसका फैसला तो इमरान खान के हक में था, और 188 सीटें किधर और 17 सीटों वाले इक़्तिदार में बैठे होंगे। वो जो कहेंगे मैं तो उनकी एक बात भी नहीं मानूंगा। मैं तो इस हद तक जाता हूं कि इनके साथ बैठेंगे भी तो मुझे कहा जाए मैं इनके साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं हूं। ये इस बेरहमी से एट्रोशियसली फैट बिग वाइट लाइज जिसको कहते हैं, खुला झूठ, सस्ता झूठ, बाजारी झूठ बोलने वाली बात है ये कहना कि पाबंदी है कि इलाज खातून का जेल में करवाया जाए। बड़ी तफसील के साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया पीटीआई का जो नुक्ता था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लेयर टू टॉक टू यू। नाज़रीन, प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह ने के बाद।